निवासी और धूलपुर गढ़ा फतेहपुर जनपद हाल मुकाम अस्थायी निवास मकान नंबर 429 बेनिवासम होने वाली गली दारागंज। श्रीमान जी मुख्यमंत्री महोदय से मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय वही दिला पाएंगे। मेरा बेटा यहाँ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता था। मेरे बेटे की शादी ब्रजबली तिवारी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की लड़की दीक्षा तिवारी साहब जो कटरा पुलिस चौकी में रहते हैं के साथ हुई थी। 6 महीना शादी की नहीं हुए। इन्होंने मेरे बेटे को इतना टार्चर किया, इतना दबाव डाला, इतना शोषण उसका किया, बताया नहीं। मेरा बेटा हाईकोर्ट प्रैक्टिस छोड़ करके अल्ट्राटेक सीमेंट जनपद मऊ भदोही घोसी में नौकरी करने चला गया। वहां गया, ये लड़की आए दिन अपने नैहर में ही रहती थी, झगड़ा करती थी, बंटवारे के दबाव कर घर पर डालते थे, उसका बहुत शोषण करते थे, गाली गलौज मारपीट, और उससे जो है पैसे का दबाव, बंटवारे का दबाव, पैसा चाहिए उनको। इसलिए सोचो को घोसी चला गया अल्ट्राटेक सीमेंट नौकरी करने, हाईकोर्ट प्रोटेक्शन करते। प्रयागराज के तारागंज में रहने वाले सेवानिवृत्त सीआईडी अधिकारी अवधेश त्रिपाठी का बेटा अधिवक्ता शशिकांत त्रिपाठी कभी परिवार की उम्मीद और रोशनी का केंद्र था, लेकिन अब वह एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। 6 फरवरी 2023 को उसकी शादी दरोगा ब्रजबली तिवारी की बेटी दीक्षा से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों, ससुर ब्रजबली तिवारी, साले मनोज तिवारी और साली वंदना ने शशिकांत पर प्रयागराज स्थित पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। शशिकांत ने उत्पीड़न से परेशान होकर पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर भी कॉल किया, लेकिन उसके ससुर की पूर्व दरोगा की हैसियत के कारण पुलिस ने इसे केवल पारिवारिक विवाद बताकर नजरअंदाज कर दिया। वकालत में अच्छा नाम कमा चुका शशिकांत मानसिक तनाव से टूट गया और उसने वकालत छोड़कर मऊ जिले के घोसी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि नई शुरुआत कर सके, लेकिन वहां भी ससुराल वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान उसकी पत्नी दीक्षा ने भी उसका साथ छोड़ दिया और मायके लौटते समय कीमती गहने, नकदी और घरेलू सामान भी ले गए। 31 मई 2023 को शशिकांत ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना दर्द बयां करते हुए आत्महत्या की कोशिश की। मऊ से उसकी हालत थोड़ी सुधर रही थी, लेकिन तभी एक और साजिश रची गई। उसके साले मनोज तिवारी ने उसे अस्पताल से बिना डॉक्टर की अनुमति और ऑक्सीजन सपोर्ट के जबरन उठाकर प्रयागराज ले गया और वहां पिता की गैर मौजूदगी में जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ना ही मौत का कोई निष्पक्ष जांच। वृद्ध पिता अवधेश त्रिपाठी ने प्रयागराज पुलिस से लेकर आला अफसरों तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश थे। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस की जांच में कोई तेजी नहीं आई और आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वृद्ध माता पिता अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद वे ही उनके बेटे को न्याय दिला सके। यह मामला केवल एक पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र, सिस्टम की लापरवाही और न्याय व्यवस्था की सुस्ती का भयावह उदाहरण है। अब सवाल यह है कि क्या इन बुजुर्ग माता पिता को कभी इंसाफ मिल पाएगा? आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अवधेश त्रिपाठी निवासी और धूलपुर गढ़ा फतेहपुर जनपद हाल मुकाम अस्थायी निवास मकान नंबर 429 बेनिवासम होने वाली गली दारागंज। श्रीमान जी मुख्यमंत्री महोदय से मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय वही दिला पाएंगे। मेरा बेटा यहाँ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता था। मेरे बेटे की शादी ब्रजबली तिवारी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की लड़की दीक्षा तिवारी साहब जो कटरा पुलिस चौकी में रहते हैं के साथ हुई थी। 6 महीना शादी की नहीं हुए। इन्होंने मेरे बेटे को इतना टार्चर किया, इतना दबाव डाला, इतना शोषण उसका किया, बताया नहीं। मेरा बेटा हाईकोर्ट प्रैक्टिस छोड़ करके अल्ट्राटेक सीमेंट जनपद मऊ भदोही घोसी में नौकरी करने चला गया। वहां गया, ये लड़की आए दिन अपने नैहर में ही रहती थी, झगड़ा करती थी, बंटवारे के दबाव कर घर पर डालते थे, उसका बहुत शोषण करते थे, गाली गलौज मारपीट, और उससे जो है पैसे का दबाव, बंटवारे का दबाव, पैसा चाहिए उनको।
इसलिए उस सूत्रों को घोसी चला गया अल्ट्राटेक सीमेंट नौकरी करने हाईकोर्ट प्रोटेक्शन कर रही है। मेरा बेटा 31 माह घोसी में सर्विस करता था और ये दीक्षा तिवारी वहां से आई। हम रक्षाबंधन पहले सारा जेवर और समेत घर से सबको लेकर अपने भाई के साथ फिर मैके चली गई, एक दिन यहाँ रह करके। और इस प्रकार से 31 तारीख को उसको बड़ा शोषण वार्तालाप उन्होंने किया, इतना उसको टॉर्चर किया कि वो जहरीला पदार्थ खा लिया, सल्फास। हमें पता नहीं चला, इनको पता चला, इनसे झगड़ा लड़ाई हुई। शाम के आके हमको बताते हैं कि लड़के का हार्ट अटैक हुआ है, ना पर बीमार है लड़का, तुरंत चल के आप लोग चलिए। मैं घर पर नहीं था तब तक मुझे मेरी पत्नी को बताया, मेरी पत्नी को ये लेके चले गए गाड़ी से, अपनी निजी गाड़ी से, जिसमें विनोद पाठक और विनोद पाठक और मनोज तिवारी, सुलेखा पाठक, दीक्षा तिवारी और बिरबली तिवारी आई थी। ये सब लोग घोसी पहुंच गए। मैं चौरी चौरा ट्रेन से गया। जैसे मैं पहुंचता हूँ मऊ, तब तक बिरबली तिवारी का फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब आप कहाँ पर। मैंने कहा मैं मऊ स्टेशन तुरंत आ रहा हूँ। कहा नहीं आप यहाँ मत आइए, हम उसको लेकर के, मनोज तिवारी उसको लेकर के अकेले शारदा अस्पताल लेके गया है एडमिट करने के लिए। यहाँ कोई अच्छा से इलाज नहीं चल रहा। ये इन्होंने कहना हुआ। मैं मऊ जब तक पहुंचता हूँ रात के 2 बजे ट्रेन से उतर करके, तब तक मेरे बेटे को ये पहले लेकर के यहाँ शारदा अस्पताल बाहर खड़ा था। इसने कहा कि जो है यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा, यहाँ कोई एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा मेरे बेटे की स्थिति कैसी, इसमें ऑक्सीजन से कुछ नहीं है, कि तुम प्राय पड़ा है, कैसे आप उठा लाए। कहा नहीं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ ऑक्सीजन नहीं लगा था। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। देख करके मैं एकदम बेहोश हो गया, गिर गया। वहाँ जिन लोगों ने मेरे बेटे को घोसी अस्पताल में एडमिट कराया था, उसके दोस्त यार, उसका अच्छा खासा इलाज चल रहा था। मैंने RTI के डॉक्टर से मांगा, बाद में वहाँ से अस्पताल से जरिए सीएमओ, तो उस पर रिपोर्ट आई कि ये बिरबली तिवारी और मनोज तिवारी जबरदस्ती डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। जो उसके हालत में सुधार था, देखने में स्वस्थ लग रहा था, इनकी हालत स्थिर थी। बिना ऑक्सीजन के मेरे बेटे को लाने का अकेले लेके आए, चूंकि मनोज तिवारी एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ कई मुकदमे, इसने मेरे बेटे की जान ले ली मऊ और घोसी के बीच में। और मऊ ला करके जब मैं अपने बेटे को देखा, मेरी पत्नी बेहोश हो, मेरी पत्नी बाद में आई, करीब आधा घंटे पौन घंटे बाद अस्पताल से अपनी गाड़ी को बता रहे हैं वहाँ गवाह लोग कि ये अपनी गाड़ी की चाबी कह टूट गई है। तो मनोज तिवारी अकेले लेके ले आया ताकि रास्ते मार सके उसको। इसके बाद मेरी पत्नी को लेकर के ये आधा पौन घंटे बाद मऊ आते हैं। अब हम दोनों देख कर बेहोश हो गए, हालत खराब हो गई। तब तक मेरे बेटे को लेकर के ये प्रकाश हॉस्पिटल लेके चले, वहां से एम्बुलेंस बुलाया मनोज तिवारी ने, विनोद पाठक ने, और मेरे बेटे को प्रकाश हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने जो डॉक्टर आए थे एम्बुलेंस से, वो अपना ऑक्सीजन लगा रहे थे, कुछ नहीं लग रहा तो सीधे ले गए मऊ अस्पताल प्रकाश हॉस्पिटल। वहां ले गए जहाँ मेरे बेटे को डेड घोषित कर दिया गया। इधर हम लोग दोनों एकदम असहाय हो गए, रोने भी लगने लगे एकदम से। तब तक मनोज तिवारी मेरे बेटे को एम्बुलेंस में, दूसरी एम्बुलेंस में लेकर के और सीधे प्रयागराज चलाए। और मुझे पता नहीं, हम लोग देखे कैसे ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, कहाँ, कुछ पता नहीं। हम लोग जब तक हम होश में आते, बिरबली तिवारी कहता कि तो भैया हार्ट अटैक हुआ है नॉर्मल, और मनोज तिवारी लेके चला गया अस्पताल वहाँ इलाहाबाद, आप लोग भी चलिए, से अब क्या कर सकते हैं, दाह संस्कार कर दिया जाए। क्योंकि इसके रिश्तेदार, इसकी लड़की यहाँ भी आई है, देवराज पाठक के भाई को, जो बहुत ही बड़े आदमी, बहुत दमन किस्म के, रेलवे ठेकेदार और होटल प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी दमंगे के चलते मेरी एक नहीं चल, मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ। और उन्होंने दाह संस्कार करा दिया। जब मुझे सब पता चला कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब मैं अपने बेटे को, 3 उसके दोस्त लेकर गया, भतीजे को लेकर के, ये लोग गए। मैं तो यहाँ घर पे था, ये लोग गए मऊ, घोसी गए। घोसी जाकर के वहां देखा तो गवाह सब मिले, उन्होंने बताया पूरी घटना कि भैया वो लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ हो, अच्छे हो जाते। उन्होंने स्टेटस भी लगा रखा था, जो उसके अधिकारी थे उन्होंने स्टेटस लगाया कि ये स्टेटस लगाया था कि मैं इनसे का शोषण मेरा कर रहा है, जिसमें आत्महत्या कर रहा हूँ। उसको लेकर के भी रहते हैं स्टेटस जो लगाया था, उन्होंने हमको दिया, अमित मिश्रा ने, और मेरे लड़के को दिया, अमित पांडे और एक मिश्रा जी हैं उसके अधिकारी। वहां पर मेरे बेटे को अमित पांडे, कुंदन यादव, नितेश चौरसिया, रवि सोनकर आदि ने बताया, पूरी घटनाक्रम बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे थे, बिल्कुल ठीक हो जाते। इस अस्पताल में कई लोग अच्छे हुए हैं, हम उनको ले जाकर लखनऊ बनारस भी एडमिट कर सकते थे,
लेकिन चूंकि इस अस्पताल में अच्छा इलाज चल रहा था, तुरंत तो स्वस्थ हो गए थे, तुरंत उनको उपचार मिल गया था। लेकिन ये लोग मना करने के बावजूद हमसे झगड़ रहे थे कि नहीं हम उसको ले जाए, तुम्हारा क्या जाता है। और लैंडलाइन फोन से विनोद पाठक, डॉक्टर संजय वर्मा जो वहाँ का संचालक है, मऊ में रहते थे, उससे बात करके प्रेशर डाल जबरदस्ती मेरे बेटे को डिस्चार्ज कराया। उन लोगों ने बताया अल्लाह गर्दी से मेरे बेटी हत्या कर दी। इस संबंध में मैंने सब जगह मुकदमा कायम कराना चाहा, दारागंज भी गया, थाने में नहीं किया। मैं कमिश्नर के यहाँ गया, मैं घोसी गया, थाना घोसी भी गया। अंत में 156(3) के तहत प्रयागराज से सीधे महोदय के यहाँ से मुकदमा कायम हुआ। लैंडलाइन फोन से विनोद पाठक, डॉक्टर संजय वर्मा जो वहाँ का संचालक है, मऊ में रहते थे, उससे बात करके प्रेशर डाल जबरदस्ती मेरे बेटे को डिस्चार्ज कराया। उन लोगों ने बताया अल्लाह गर्दी से मेरे बेटी हत्या कर दी। इस संबंध में मैंने सब जगह मुकदमा कायम कराना चाहा, दारागंज भी गया, थाने में नहीं किया। मैं कमिश्नर के यहाँ गया, मैं घोसी गया, थाना घोसी भी गया। अंत में 156(3) के तहत प्रयागराज से सीधे महोदय के यहाँ से मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद यहाँ 1 साल कोई विवेचना नहीं, केवल लटकाए रहे, केवल मुझको हरासमेंट करते रहे। यहाँ के विवेचक लोग जो है कि उनसे सुलह हो जाओ, बहुत बड़े आदमी है, दमंग आदमी है, उनसे कहता है झील भिड़ो में, तुम्हारा लड़का चला गया है, दूसरा लड़का बचा लो। इस तरह से धमक दे रहे, मुझको भी मारने की धमकी दे रहे थे। तो विवेचक ब्रिजेश चौरसिया ने कहा कि इसमें भलाई है तुम्हारी, तुम हमसे समझौता कर लो, आगे विवेचना न हो। मैं डीजीपी साहब महोदय के सामने पेश होने गया, हम मेरा लड़का गए वहाँ, डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह साहब सामने पेश हुए, बताए पूरी घटना। उन्होंने कहा कि ठीक है, विवेचना मैं मऊ भेजवा दे रहा हूँ। उन जनपद मऊ विवेचना भेज दिए। हम विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए, बताया सर 31 तारीख को और 1 तारीख कॉल डिटेल निकाली जाए, पूरी घटनाक्रम उनको लिख के दिया। लेकिन 31 तारीख तक की केवल विवेचक ने घटना वो निकाली, 1 तारीख की कोई कॉल डिटेल नहीं निकाली जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिल सके। और विवेचना के रूप में आज तक साल भर फिर से हो गए हैं, लेकिन कोई चार्जशीट 18/3 को विवेचक ने चार्जशीट लगा दी। लेकिन क्षेत्राधिकारी महोदय सदर ने जो है, चूंकि क्राइम ब्रांच डिवीजन चल रही थी, सदर ने उनके दबाव में आकर के राजनीतिक या जिस कारण से भी तुरंत विवेचना फिर पुनः वापस कर दी। लेकिन 120 की दर्ज करने की मैंने अपील की, प्रार्थना पत्र 3 बार दिया, सारे साक्ष्य दिया, कलर डायरी और सुसाइड नोट। और जबकि मेरा बेटा जब एडमिट था घोसी अस्पताल में, तो 112 पुलिस को नीतीश चौरसिया ने बुलवाया था। 112 के समय सारी घटना का विवरण उसने रिकॉर्डेड अपने बताया कि मैं किस लिए जहर खाया हूँ, किसकी वजह से खाया हूँ। और उसका मैंने आरटीआई के तहत उनसे मांगा, तो पुलिस से मुझे मिला भी और लखनऊ से मिला। आरटीआई के तहत मेरे पास सूचना है, वो भी मैंने उनको दिखाया। डॉक्टर से मैंने जो आरटीआई के तहत सूचना मांगी, वो भी हमने उनको दिया, सारे साक्ष्य दिए। जो सुसाइड नोट लिखा था, जो मेरे बेटे वगैरह गए वहाँ पूरी वीडियोग्राफी करके अंदर से पूरी निकाला उन्होंने, वहाँ जिस तरह से डायरी सुसाइड नोट रखी थी, वो मोबाइल टूटा पड़ा था, वो सब पूरा वीडियोग्राफी करके उसकी पेनड्राइव बना के फिर विवेचक को मैंने दिया है और सारे साक्ष्य दिए। फिर भी उनका कहना है कि ओरिजिनल डायरी दे दीजिए। ओरिजिनल डायरी देने का मतलब है कि मेरा निश्चित कर साक्ष्य सब निकाल दीजिए। गवाहों को दबाना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से चार्जशीट न लगे, ये उनके दमंगई का असर है। और पुलिस जो वहाँ की विवेचना मतलब चार्जशीट लगाने के बाद भी पुनः वापस चली गई, अब तक चार्जशीट नहीं लगे। इधर मुझे इतना खतरा है, मेरे बेटे खतरा है, ये दमन किसी व्यक्ति है, अपराधी किसी व्यक्ति के खिलाफ कई मनोज तिवारी के खिलाफ मुकदमे हैं 5 है। अपराधी किसी का है, वकालत करता है, गुंडे करता है, हर तरह से हमारा शोषण करते हैं, आगे दबाव डालते हैं कि मेरा बेटा जो है तो चला ही गया, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम रो रहे हैं सबसे, दोनों प्राणी, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है, चार्जशीट नहीं लग रही है। सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस जो है हम ही को हरासमेंट, वहां की भी पुलिस हरासमेंट कर रही है। वो विवेचक भी हमको भी हरासमेंट कर रहा है, कोर्ट से बदतमीज कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय कई बार मिले, लेकिन सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय के दबाव चलते और वहाँ पेशकार के चलते, क्योंकि पेशकार साथ बड़ी तिवारी गाड़ी पर तैनात रहा है, तो राजकुमार सिंह का दबाव, अन्य दबाव कारण किसी तरह से पुनः दोबारा चार्जशीट नहीं लग पा रहे। एक बार चार्जशीट लगी, सीओ ने वापस कर दिया और वो चार्जशीट नहीं जल्दी से लगा रहे हैं। इधर यहाँ हमारे हरासमेंट कर रहे हैं, 2 साल हो गए, इन पर कोई एक्शन के साथ नहीं हुआ। मेरे बेटे के अगर ये डिस्चार्ज न कराते वहां जबरदस्ती, मेरा बेटा बच जाता, शायद कोई घटना न हो। लेकिन जानबूझ के मेरे बेटे केवल दबाव डाल रहे, प्रॉपर्टी हिस्सा दो, घर दो, मकान दो, जमीन जायदाद दो, नहीं तो तुम्हारा एक लड़का गया है, दूसरा लड़का भी चला जाएगा। हमको और मुझे और मेरे बेटे को बिल्कुल भी खतरा है इनसे। ये बहुत बड़े अपराधी किसी के आदमी है और बहुत देवराज पाठक का एक बहुत बड़े दमंग आदमी है, जिनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। इनके पास
मैं कुछ कहने लायक नहीं। मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूँ मुझे न्याय दिलाई जाए और आप लोगों के साथ जो है न्याय हो। हम बदबदरी इस उम्र में 70, 68 साल की उम्र में रो रहे हैं और सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। कलर डायरी दिए, सुसाइड नोट की, सारे साक्ष्य उनको दिए। दाह संस्कार जो उसने मनोज तिवारी ने किया उसका प्रमाण पत्र दिया, प्रमाण पत्र देने के बावजूद मैं अस्थमा का मरीज हूँ, सांस का मरीज हूँ, दौड़े का मरीज हूँ, दवा पे चल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पत्नी असहाय है। एक लड़का मेरा गुण घर के मारे और यहाँ जो है हमारे साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। न यहाँ कमिश्नर महोदय ने इसे एक साथ कुछ किया, जब यहाँ के डीसीपी वहां गए थे, डीजीपी सामने बुलाए गए थे, उनसे भी कहा, उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि दोनों सब इंस्पेक्टर ने कोई भी वायरस नहीं किया है, इनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। वो अभी पता नहीं चल रही जांच हो रही नहीं हो रही। और यही हाल वहां घोषी का है। पुलिस अधीक्षक महोदय जो है वहां बस आइए पूछो, आइए कहता ऊपर से दबाव है इसलिए चार्जशीट नहीं लग रही, विवेचक ये कहेंगे। और क्षेत्राधिकारी महोदय जो है प्रेशर डाल रहे हैं। मुझसे 19 अप्रैल को क्षेत्राधिकारी महोदय फोन आता है, मैं घोषी में था कि आपने मकान बड़े लड़के के नाम कर दिया। मैंने कहा उसने लड़के की मेरी कमाई थी, लड़के ने मकान बनवाया, लड़के ने जमीन खरीदी, माँ के नाम खरीदी तो लड़के के नाम कर दी, क्या दिक्कत है? मतलब उनको मकान, घर द्वार, खेती प्रॉपर्टी सब मैं दूं और मैं मारा भी जाऊं, मेरा बेटा भी मारा जाए, ये चाह रहे हैं। पुलिस एकदम रत्ती भर न्याय नहीं कर रही वहां की। मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय से केवल अपेक्षा है